हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय श्रुति चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हम अपना पेपर 2 कर रहे थे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का। मैंने सोचा कि हम साथ साथ पेपर 1 भी स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट बुक है दैट इज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाली पेपर 1, लक्ष्मी की ये बुक है बीएड फर्स्ट ईयर की। तो आज हम इससे भी शुरुआत कर लेते हैं अपनी। तो देखते हैं आज हम फर्स्ट यूनिट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने ये खोल लिया है, अगर आपके पास भी हो तो आप लोग भी साथ साथ में इसको अपना ओपन कर लीजिए, जिससे आपको एक अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो मैं सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों की अगर क्वेरीज हो तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उनके ऊपर भी वीडियोस डाल दूंगी बनाकर। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है यूनिट 1 का, वो पेज नंबर 1 पे ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अच्छा, ये सभी के लिए है, ये आपको बेसिकली सीआरएसयू के लिए, एमडीयू के लिए और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटीज और बाकी सब के लिए है। आप सीटेट वगैरह के लिए भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पियाजे की थ्योरी और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो आपके सीटेट के एग्जाम में, एचटेट में पूछे जाते हैं, तो आप उनके लिए भी रेफर कर सकते हैं। तो देखते हैं अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट से हम लोग क्या समझते हैं, हमें ये बताना है। तो बेसिकली देखो, जो कोई भी ग्रोथ होती है वो हमारा जो होता है फिजिकल चेंजेस होते हैं। अगर जैसे एक मेल है एक फीमेल है, उनकी बॉडी में जो जो फिजिकल चेंजेस आएंगे उनको हम ग्रोथ बोलते हैं। अगर मान लो छोटा बच्चा है, वो बड़ा होता जा रहा है, उसके फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। सिमिलरली फीमेल्स की बॉडी में फीमेल्स की जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स है, वो डेवलप हो रहे हैं। सो दैट इज आपकी ग्रोथ, जो फिजिकल चेंज है। जैसे फीमेल के हेयर बड़े होते हैं बड़े होने के बाद, ठीक है। लेकिन अगर उनकी मेंटल स्टेबिलिटी, मतलब मेंटल मैच्योरनेस आ रही है, मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, उसको हम बोल देते हैं आपके डेवलपमेंट। ये मिस्टर एल.के. फ्रैंक ने आपके डेफिनेशन दी थी। अगर आपको इस नाम याद रहे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रहे तो कोई बात नहीं, आप अपने लैंग्वेज में लिख देना कि आपके ग्रोथ रेफर करती है जो फिजिकल चेंजेस है, हाइट ऑफ द चाइल्ड को, मास, विड्थ, ठीक है, वेट ऑफ द चाइल्ड। बट जो आपकी डेवलपमेंट है वो आपके रेफर करते हैं उसके मेंटल कॉग्निटिव स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। ये आपके कुछ पॉइंट्स है इसमें। इसके बाद आप मेंशन कर सकते हो कि आपके डिस्क्रिप्शन इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। ग्रोथ जो है रिजल्ट करते हैं इंक्रीज इन वेट एंड साइज। ग्रोथ जो है आपका एक क्वांटिटेटिव फिनोमिना है। हम आप बता सकते हो ना 40 kg वेट है, 35 kg वेट है, ठीक है। जनरल पैटर्न है रिकॉग्नाइज करने का। उसके बाद इसमें बोला है कि ये ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूस नहीं है, मतलब आपकी एक सर्टेन एज लिमिट तक आपकी हाइट इंक्रीज होती है, ठीक है। सो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस। बट इसमें क्या होता है, ग्रोथ अकर ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब किसी आपने सुना होगा, अरे उसके पेरेंट्स तो बहुत लंबे हैं तो वो बच्चा भी लंबा है, ठीक है, हाइट में, या फिर उसके पेरेंट्स की हाइट इतनी ज्यादा नहीं है तो बच्चे की भी नहीं है। वो इसलिए ही होता है क्योंकि अगर हमें हेरिडिटरी जो जीन्स के थ्रू हमें अपने जीन्स जो मिलते हैं पेरेंट्स से, सो उन्हीं की वजह से हमारे में भी इफेक्ट आता है, ठीक है। एक जो ग्रोथ है वो फिजिकल फीचर्स को डिनोट करती है, और साथ में आप मेंटल भी ग्रोथ कह सकते हो, क्योंकि मैच्योरनेस तो आपकी मतलब माइंड में भी आती है ना। बच्चे आफ्टर अटेनिंग टीनेज के बाद जैसे जो बच्चे हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, वो मेंटल ग्रोथ कहलाएगी। उसके बाद डेवलपमेंट हम देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ का ही एक, मतलब ग्रोथ इज द ओनली अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ओवरऑल चेंजेस जो होंगे हम उसको डेवलपमेंट बोल देंगे, ठीक है। डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव है, मतलब एक लार्जर, लेकिन जो आपकी ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है। समझ में आया आपको? उसके बाद आप बता सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल चेंज प्रेजेंट करेगी, ठीक है। मिस्टर हॉर्लक ने इसके डेफिनेशन में बोला है कि डेवलपमेंट लिमिटेड नहीं होती है, और ऐसा भी नहीं है कि वो आपकी एक सर्टेन एज तक रहेगी। इसमें न्यू एबिलिटीज आपकी कभी भी डेवलप होती रहती है। सिमिलरली डेवलपमेंट हैज अ डेफिनेट पैटर्न। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप, और ये कॉन्टिन्यूअस रहेगी। देन जो प्रोसेस है ग्रोथ की और डेवलपमेंट की, वो साइड बाय साइड चलते हैं, मतलब इंटरलिंक्ड होती है, ओके। देन जो डेवलपमेंट है वो सिंबल है क्वालिटेटिव चेंजेस का, और डेवलपमेंट रिप्रेजेंट करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो आपको ये आंसर यहीं पर ही फिनिश होता है। तो आपको अगर जैसे बुक का ही नाम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पहला क्वेश्चन 100% ये पूछ लेंगे कि आप ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्या समझते हैं। तो आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से, फिर आपको ग्रोथ के पॉइंट्स लिखने हैं 5, उसको एक्सप्लेन कर देना है अपने लैंग्वेज में 1 और 2 लाइन्स में। देन फिर हेडिंग डालनी है आपको डेवलपमेंट, और उसको एक्सप्लेन कर देना है। अगर वो डिफरेंस पूछते हैं तो आपको लाइन डाल के करना है, एक साइड ग्रोथ और एक साइड डिफरेंस। अगर वो पूरा आपका 16 मार्क का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको अपना ग्रोथ अलग, डेवलपमेंट अलग, और फिर एंड में कंक्लूजन देते हुए एंड कर देना है।
ठीक है। इसी में आगे आपके इसके प्रिंसिपल्स बता दिए हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, इंडिविजुअल डिफरेंस। बेसिकली यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब एक यूनिफॉर्मिटी के साथ आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहती है, एक टोटल डेवलपमेंट होती है, इसके प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है। और इसमें आप सेफेलोपोडल सीक्वेंस भी मेंशन कर सकते हैं, मींस हेड टू टो आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। प्रॉक्सिमा और डिस्टल सीक्वेंस बता सकते हैं, मतलब सेंटर टू आउटसाइड, मतलब जो बच्चा है वो अंदर से भी मैच्योर होगा और बाहर से भी होगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से वो कितना कुछ सीखता है, ठीक है। साथ में प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, उसके बाद एक मतलब हर लेवल पे उसमें वेरिएशंस आते जाते हैं, उसका जो मेंटल लेवल है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। उसका डिस्कशन करने का तरीका, उसका बोलने का, चलने का, बैठने का तरीका, हर चीज में वेरिएशन आएगा। उसका एक एज आएगी प्यूबर्टी जिसमें वो चिड़चिड़ा भी होना स्टार्ट होगा, ठीक है, उसको इरिटेशन होगी, तो वो सब चीजें आप मेंशन करना है इसमें। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि मतलब हम जैसे अगर हमारे सामने एक छोटा बच्चा है तो हम उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो हमें उस तरीके से उसको हैंडल या रिएक्ट करना चाहिए, समझ में आया। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, हमें उसके साथ इंटीग्रेट करके रहना चाहिए। सारे प्रिंसिपल्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घूम फिर के ये लोग एक ही बात बोलते हैं कि बच्चे के आपको किस तरीके से आपको उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में ध्यान रखना है, लेकिन आप जो इंपॉर्टेंट है वो कुछ कर लीजिए, जैसे कि मैं आपको साथ साथ बता भी रही हूँ, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल आप अलग अलग बता दीजिए। उसके बाद है हमारे पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें बेसिकली जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका मतलब होता है आपका जो इंटेलिजेंस होती है, जिस थॉट्स की या प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी एबिलिटी है, मतलब एक इन्फेंट जो है कैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन बनता है, तो उसकी उस लाइफ साइकिल में वो जो स्टेजेस आती हैं, ठीक है, जिससे उसकी कॉग्निटिव मतलब मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ डेवलप होती है, वो आपके मिस्टर पियाजे ने दी थी। तो इसमें बेसिकली आपके 4 आपके स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। सो इसमें आपको क्या बताना है, सेंसरी मोटर में जो स्टेज होते हैं उसमें जो बच्चा होता है वो 2 इयर्स का होता है, और एक 2 साल का बच्चा क्या ही एक्टिविटीज कर सकता है। सो स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस और एक्टिविटीज करेगा जो बच्चा उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। जैसे कि मतलब बच्चा हर चीज को सोचेगा कि मैं अपने मुंह में डाल लेता हूँ, कि जैसे मतलब कुछ भी उसको ऑब्जेक्ट मिला, पेन पेंसिल, वो हर चीज को सोचेगा कि अच्छा ये तो खाने की चीज है, ठीक है, ये जो एक्टिविटीज है। या फिर उसके प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस जो होंगे कि मतलब उसको पता नहीं होगा उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। या फिर सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस जो होंगे, जैसे जो 4 to 6 मंथ्स में ड्यूरेशन में आप लोग मतलब बच्चों में ऑब्जर्व कर सकते हो। सो इस तरीके से पियाजे ने बताया था स्टार्टिंग में कि सेंसरी मोटर स्टेज है, कि अभी उसने अच्छे से चीजों को सेंस करना भी स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन स्टिल वो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज कर सकता है, कि वो हर चीज को करने के लिए, देखने के लिए कोशिश करेगा कि मैं इसको भी देखूं। वो जिज्ञासा से भरा हुआ होगा, जिज्ञासा से कि मुझे देखना है इसमें इससे क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपके सेकंड होते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो आपका ये पीरियड होता है इंटेलिजेंस का, इसे ये डिमोन्स्ट्रेट करता है 2 to 7 ईयर्स तक के बच्चों की एज में। इसमें उसको सिंबल्स, लैंग्वेजेस की थोड़ी थोड़ी पहचान होने लग जाएगी, वो देखेगा कि आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देगा, अच्छा ऐसा भी कुछ है, ठीक है। देन उसके बाद आपके प्री कंसेप्शनल पीरियड, इसमें आपका होता है कि जैसे जो बच्चा होता है, ये सब स्टेज है एक तरीके से 2 to 4 ईयर्स तक के बच्चों में, जिसमें वो बच्चे इमिटेट मतलब नकल करके सीखते हैं। इसमें ये आपकी प्री ऑपरेशनल में 2 to 7 ईयर्स तक का पीरियड है। इसी में पहले 2 से 4 साल का जो बच्चा वो प्री कंसेप्शनल पीरियड में आता है, ठीक है। उसके बाद आपका इंट्यूटिव पीरियड होगा 4 to 7 का। तो जो प्री कंसेप्शनल उसमें बच्चा आपकी नकल करेगा, अच्छा मेरे पेरेंट्स ने कैसे किया मैं भी वैसे ही करूंगा, मेरी टीचर्स ने कैसे किया मैं भी वैसे ही करूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें हमारा आएगा कि जो बच्चा है उसकी थोड़ी थोड़ी एडोलसेंस की तरफ वो जाना स्टार्ट करेगा। हाँ, इतनी ज्यादा थिंकिंग एबिलिटी उसकी डेवलप नहीं होगी, लेकिन वो न्यूमरेसी, ठीक है, आपकी क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप्स, ये सब डेवलप करेगा और इनके बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा। ये आपका पीरियड होता है 7 to 12 ईयर्स तक का। इसमें उसकी ऑपरेशनल जो थिंकिंग है वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। वो सिस्टमेटिकली नहीं सोचेगा लेकिन सोचेगा, ठीक है। जैसे पहले तो वो सोचता ही नहीं था ना, उसको बस करना था, देखना था कि अच्छा ये क्या है वो क्या है, बट अब वो सोचना शुरू करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। इसमें वो ईगोसेंट्रिक थॉट जो ये आपके होते हैं 12 ईयर्स से स्टार्ट हो जाते हैं, आफ्टर 12 ईयर्स, तो इसमें वो ईगोइस्टिक थोड़ा होने लग जाएगा। मतलब अगर उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही है तो उसको लगेगा अच्छा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। उसको अपनी ईगो, अपने आप को सेटिस्फाई करने का वो हो जाएगा कि भाई अगर मैंने ये चीज सोची है तो ये सही है, दूसरा पर्सन चाहे वो गलत क्यों बोल रहा है उसको,
ठीक है। सो इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, आपकी जो फॉर्मल ऑपरेशन वाली होती है, इसमें इगोसेंट्रिक बच्चा हो जाएगा क्योंकि वो मैच्योर, वो अपने लॉजिक्स लगाना शुरू करेगा। अभी इसको इतनी समझ नहीं है कि लॉजिक सही है या गलत है, लेकिन वो अप्लाई करेगा और उसके अकॉर्डिंग तो उसका लॉजिक सही ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई गलत बोलेगा तो उसको ईगो आएगा, ठीक है, वो अपनी हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा। तो बेसिकली यही थी इसमें 4 स्टेजेस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ वैसे, ठीक है, इसमें ये ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। इसमें कोलबर्ग ने कहा था कि जो ह्यूमंस हैं वो आपके कम्युनिकेटिव होते हैं, कैपेबल होते हैं अपने रीजंस को, अपने अराउंड वर्ल्ड को देखने में। सो उन्होंने बेसिकली 3 लेवल्स दिए थे, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी और पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है। सो आप एक बार इसको रीड कर लेना, वैसे ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेंशन कर देना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। इंपॉर्टेंट आपकी पियाजे की ही थ्योरी थी। उसके बाद हम आते हैं अपने एरिक्सन की थ्योरी पर। एरिक्सन ने आपके 8 स्टेज थ्योरी दी है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, जिसके कुछ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एरिक्सन की थ्योरी डिस्क्राइब करती है कि जो सोशल एक्सपीरियंसेस का इम्पैक्ट होता है एक ओवरऑल लाइफ स्पैन में किसी भी इंडिविजुअल के, चाहे उसमें फिर वो साइकोलॉजिकल क्राइसिस इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके सोशल क्राइसिस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एक बच्चा इंटरनली कैसे अपने आप को हैंडल करता है इमोशंस के साथ, वो सब एरिक्सन ने बताया। उन्होंने बेसिकली सोसाइटी के इम्पैक्ट को ज्यादा बताया है एक बच्चे के ऊपर, ठीक है। एरिक्सन ने अपने बैलेंस्ड आउटकम्स दिए हैं इस थ्योरी में कि बच्चा कैसे वर्च्यूज से, सपोर्ट सिस्टम से ग्रो करता है, इस तरीके से। उसके बाद जैसे बच्चा जब ग्रो करना स्टार्ट करेगा तो उसके साइकोलॉजिकल स्टेजेस में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जैसे कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब वो जो छोटा बच्चा होता है आपका 0 मतलब आप लगा लो 1.5 साल तक का, ठीक है, वो जो इन्फेंट होता है उस टाइम पे वो बच्चा सब पे ट्रस्ट कर लेगा इजीली, क्योंकि उसको नहीं पता है सोसाइटी में कौन उसके लिए अच्छा है कौन उसके लिए बुरा है। उसको आप बोलोगे हम आपको टॉफी देंगे, आप हमारे साथ चलो, वो चलने के लिए रेडी हो जाएगा, उसको कुछ पता ही नहीं है। सो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। देन ऑटोनॉमी वर्सेस शेम वर्सेस डाउट, ठीक है, तो इसमें उन्होंने बता दिया कि जो बच्चा है इसमें ऑटोनॉमी में सेल्फ रिलायंस, मतलब खुद में 2 से 3 साल का बच्चा है वो खुद में खुद के थॉट्स को खुद को सोचने लग जाएगा, कि मतलब जैसे कि वो खुद को इस तरीके से मैनिपुलेट करके, या फिर आप बच्चे को इस तरीके से देखोगे कि चाइल्ड की जो कॉन्शियसनेस है वो डेवलप हो जाएगी इस स्टेज पर, उसको खुद की जो लोकोमोटर स्किल्स हैं वो डेवलप करेगा, वो इंस्पायर्ड होगा और को देख देख कर इमिटेट करेगा। उसके बाद इसमें है उसकी जो विल पावर है वो भी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब उसके बाद बच्चा सोचेगा 4 से 6 साल तक का कि अगर उसको किसी चीज कोई चीज पसंद आ रही है तो उसको उसका इनिशिएटिव लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेता है तो उसको गिल्ट होगा, और अगर वो ले लेता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्किल्स, उसकी खुद की मोटिवेशन, जिसको उसको मतलब नहीं पता है अभी चीजों का, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एम्बाइब होने लग जाएंगी, खुद में खुद आने लग जाएंगी, ठीक है। फिर 4th इसमें है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इसमें बताया था जो 11 से 12 साल का बच्चा है अब वो कॉम्पीट करना स्टार्ट कर देगा। अगर वो कॉम्पीट करके सक्सेसफुल होता है छोटे छोटे वर्क में तो वो बहुत अच्छा फील करेगा, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस वो नहीं, किसी टेस्ट में कम मार्क्स आ गए या अपने जो साथ वाले सहपाठी उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाए अच्छे से, तो उसमें इंफीरियरिटी की फीलिंग आने लग जाएगी, ठीक है। फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, 5th पॉइंट इसमें जो 19 से 20 साल तक का बच्चा होता है, बेसिकली 12 से 19 तक रहती है स्टेज। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो सोचता है अब मैं भी अपनी कोई आइडेंटिटी बनाऊं समाज में, मैं भी कुछ करूं, ठीक है, अपने रिजिड थॉट्स को लेके आता है कि मैं भी कुछ करता हूं जिससे मेरी भी कुछ समाज में इज्जत हो, ठीक है। फिर इसमें 6th स्टेज आती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में एक क्लोज रिलेशनशिप वो एस्टेब्लिश करता है, मतलब अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ। तो वो सोचता है कि हाँ ठीक है, मतलब मेरा भी कोई रिलेशन है, मेरी भी कोई वर्थ है। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा बाद में जब वो खुद को आइसोलेट करना भी चाहेगा, मतलब कुछ होते हैं ना जो अकेले भी रहना चाहते हैं, उसको आइसोलेशन बोलते हैं। और कुछ सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स बनाए, घूमे फिरे, ठीक है, तो वो लोग रिलेशन बनाएंगे। देन इसमें 7th स्टेज है हमारी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी होते हैं 30 से 65 साल की उम्र में वो सोचेगा अब मतलब मैंने बहुत काम कर लिया है तो अब मैं कुछ सबके भले के लिए कुछ काम करता हूँ, ठीक है, यूनिटी के लिए कुछ काम करता हूँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीता हूँ। और स्टैग्नेशन है कि जिसको कुछ नहीं करना है, जो बैठ जाएगा कि अच्छा अब तक किया है तो अब मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। स्टैग्नेशन मतलब रोक देना एक तरीके से, ठीक है। देन ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, ये ओल्ड एज में होता है आपको, जैसे हमारे जो दादी दादा होंगे आपने देखा होगा, अगर हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो वो भी इगोइस्टिक हो जाते हैं अगर हम उनकी कोई चीज मना कर देंगे तो। सो इस स्टेज में वो चीज आ जाएगी। सो इसी में फिर आप इसके मेरिट्स डीमेरिट्स लिख देना
कि मेरिट्स में आप लोग लिख देना ये एडोलसेंस के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेज है, इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, पर्सनैलिटी को एनहेंस करती है, एक पूरे इंडिविजुअल को होलिस्टिकली डेवलप करती है, उसके कॉग्निटिव मेंटल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। इसमें आपको वही पॉइंट्स मेंशन करने जो आपने ग्रोथ में किए थे, मैच्योरेशन में आप बोल देना कि मेंटल स्टेबिलिटी वही डेवलप हो रही है। ठीक है, अब हम आते हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स पर। इसमें आपके जो पेरेंटिंग स्टाइल्स है वो क्या होते हैं, किस तरीके से होने चाहिए। सो बेसिकली इसमें जो पेरेंटिंग स्टाइल्स आपके दिए गए हैं वो है आपकी, जैसे सोशल डेवलपमेंट पेरेंटिंग स्टाइल है, फिजिकल लुक आफ्टर है, सोशल स्किल्स एंड एटिक्वेट्स है, ये इसके एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, इस तरीके से। सो बेसिकली एक जो पेरेंट है उसको इस तरीके से अपने बच्चों के साथ पेरेंटिंग स्टाइल रखना चाहिए कि बच्चे उससे अपनी हर चीज शेयर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल है आपका इसमें इंडल्जेंट पेरेंट। इसमें क्या होता है, ये इसको हम परमिसिव या नॉन डायरेक्टिव पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, दे आर द नॉन ट्रेडिशनल एंड लीनियंट स्टाइल्स। इसमें बच्चों को जरूरी नहीं है कि वो मैच्योर बिहेवियर शो करें, क्योंकि इसमें जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को कंसिडर करते हैं, उसको समझते हैं। सेकंड हमारा दिया इसमें अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। इसमें जो पेरेंट्स है वो आपके बहुत डिमांडिंग होते हैं, मतलब वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। वो बच्चे को बोलेंगे कि नहीं हम चाहते हैं आप डॉक्टर बनो, हम चाहते हैं आप इंजीनियर बनो, तो अथॉरिटी की तरह आप अपने बच्चे के साथ पेश आते हैं हमेशा। ठीक है, उसके बाद थर्ड होता है अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। इसमें क्या होता है कि इसमें पेरेंट्स आपके सपोर्टिव होते हैं रेदर देन प्यूनिटिव। आपके दो हैं, अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन। जो अथॉरिटेरियन है जिसमें एन आता है वो आपके डिमांडिंग पेरेंट्स हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्सिव भी नहीं है। लेकिन जो आपके अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हैं वो आपके डिमांडिंग तो होते हैं बट रिस्पॉन्सिव होते हैं और सपोर्टिव भी होते हैं साथ में। ठीक है, देन अनइन्वॉल्व पेरेंट्स और नेग्लेक्टफुल। इसमें पेरेंट को बच्चे से कोई मतलब ही नहीं होता है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें आप इन चीजों को एक्सप्लेन कर देना। देन हमारा है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। ये आपका फाइनल टॉपिक है इस यूनिट का, उसके साथ हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो मीडिया का इम्पैक्ट हम देख लेते हैं। आजकल मीडिया का इम्पैक्ट कहाँ नहीं है, आप हर चीज मेंशन कर देना। टेलीविजन से लेके लर्निंग में, आपकी स्टडी को इजी बनाने में, वायलेंस, अगर आपने कोई छोटे बच्चे ने देख लिया कार्टून उसमें वो वायलेंस कर रहा है तो वो वायलेंस सीख लेगा। ठीक है, न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट्स में, वीडियो गेम्स में, उसकी लाइफ में हर जगह तो है इंटरनेट। अच्छा, इसके आप उसके बाद बेनिफिट्स मतलब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बता देना कि मीडिया से कम्युनिकेशन ईजी हो रही है आपको। जैसे कि अगर कहीं से आपको फॉरेन में किसी से बात करना है, आपके इंटरस्टेट आपको बात करनी है तो आपकी वो इजी हो जाती है। ठीक है, बच्चा बहुत सारी चीजें से ग्रैस्प करता है, वो नई नई चीजों को, नई नई स्किल्स को अपने अंदर अकोमोडेट करने की कोशिश करता है। फिर वो इनोवेटिव हो जाता है कि वो सोचता है अच्छा अगर ये पर्सन ऐसे कर सकता है तो व्हाई कांट आई डू दैट, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, इस तरीके से। उसके बाद आप इसमें बता सकते हो उसकी लिटरेसी स्किल्स, उसकी न्यूमरेसी स्किल्स, एजुकेशनल बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स आपके। ठीक है, उसके इंटेलेक्चुअल बेनिफिट्स मतलब उसके मेंटल कॉग्निटिव हेल्थ, उसकी ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाती है। फिर अगर आपको डीमेरिट्स लिखने पड़े तो आप लिख देना कि बच्चा इससे जो आपके रॉन्ग एक्टिविटीज है एट अर्ली एज उनमें इंडल्ज हो जाता है। जैसे कि मान लो स्मोकिंग हो गई, आपके सिगरेट्स हो गए, इन सब में बच्चा इंडल्ज हो जाएगा। फिर वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा, वो इगोइस्टिक हो जाएगा, वो उसका बिहेवियर चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो इरिटेटिंग, उसको इरिटेट होने लगेगा कि ये सब हमेशा मुझे डांटते क्यों रहते हैं, हमेशा रोक टोक क्यों करते रहते हैं। आप ये सब लिख देना। ठीक है, हेडिंग्स बना के इसी के साथ आपकी ये वाली यूनिट कंप्लीट होती है। सो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो इसी बुक की आपकी यूनिट नंबर 2 है। सो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।